सुप्रभात विद्यार्थियों, हम आज एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। नंबर 6 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा और उसके बाद लोकतंत्र के बाद आपका एक पाठ है, पाठ नंबर 6 है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पीछे आपने सरकार के 3 अंगों के बारे में पढ़ा है। एक तो जैसे अपने देश के अंदर शासन के 3 स्तर है। सबसे बड़ी सरकार है केंद्र की, केंद्र सरकार। उसके बाद प्रत्येक राज्य में है राज्य सरकार और फिर तीसरे स्तर की सरकार है प्रांतीय सरकार। ठीक है, तो सर्वोच्च सरकार है केंद्र सरकार जो आपके है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, केंद्र या संघ सरकार भी बोल सकते हो। केंद्र के लिए आप क्या शब्द काम ले सकते हैं, संघ सरकार। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र का अर्थ तो आपको पता है, केंद्र यानी दिल्ली है, संघ है केंद्र का अर्थ, लेकिन सरकार किसे कहते हैं। सबसे पहला अपना प्रश्न ये आता है कि सरकार क्या है, यानी सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार का अर्थ है आपके राज्य को मूर्त रूप देने वाली संस्था को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, है ना। यानी राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो कि अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। यानी इसका अर्थ हो जाता है राज्य को मूर्त रूप देने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। यानी राज्य जो है वो एक भावनात्मक शब्द है। राज्य भावनाओं से जुड़ा हुआ है या भावनात्मक अवधारणा है। और राज्य जो है वो अमूर्त होता है। राज्य क्या होता है, अमूर्त, जिसका कोई रूप नहीं हो, यानी ये होता है अदृश्य। लेकिन यहाँ पर जैसे सरकार का गठन होता है, जो राज्य दिखाई नहीं देता है वो भी दिखाई देने लग जाता है, यानी उसको भी साकार या मूर्त रूप मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि पुराने जमाने में मान लीजिए कि ये कोई प्रदेश है, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे सरकार नहीं है तो इस क्षेत्र को कोई नहीं जानता है। ये क्या है, अमूर्त है, अदृश्य है, यानी लोगों के दिमाग में शब्द है ही नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव होकर के सरकार बनती है, तब वो राज्य पूरी देश में पूरे क्षेत्र में चर्चित हो जाता है। तो राज्य को मूर्त रूप देने वाली संस्था को क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद अपन बात करें तो अपना आगे का एक शब्द है, इसकी परिभाषा इसकी सरकार की परिभाषा, यानी सरकार क्या है। यानी इसमें आपके एक गार्नर है, गार्नर ने सरकार को परिभाषित करते हुए लिखा है क्या, कि सरकार वह मशीन है। सरकार लिख भी सकते हो आप, सरकार वह मशीन है, सरकार वह मशीन है जिसके द्वारा राज्य की, जिसके द्वारा राज्य की नीतियां, जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है। राज्य वह मशीन है या वह अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है। यानी सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है, तथा सामान्य
हितों को उन्नत किया जाता है। ये गार्डनर ने बताई क्या राज्य की परिभाषा। तो प्रश्न आपके बनता है कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार की परिभाषा को समझाओ, यानी सरकार का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो सरकार का अर्थ है राज्य एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है, ठीक है। तो राज्य को मूर्त रूप देने वाली या दृश्य रूप देने वाली संस्था क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। गार्डनर ने लिखा है कि सरकार वह मशीन या अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को उन्नत बनाया जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग, पीछे भी आपने एक प्रश्न पढ़ा है, सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 होती है केंद्र सरकार, उधर मैंने बताया आपको केंद्र सरकार, ये किसी भी देश की सर्वोच्च सरकार होती है, ठीक है। इसके नीचे होती है राज्य सरकार, राज्य सरकार के नीचे होती है तीसरे स्तर की सरकार प्रांतीय सरकार। ये राज्य के कितने अंग है, 3 अंग है, ठीक है। और इस 3 अंगों में अपन जिस पार्ट पे अपन जो पढ़ना चाहते हैं वो कौन सी है, केंद्र सरकार को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यानी ये तो सरकार के अंग हो गए, ठीक है। अब सरकार के प्रकार हो गए, प्रकार, ठीक है। सरकार कितने प्रकार की होती है, 3 स्तर की होती है या 3 प्रकार की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार, ठीक है। अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे केंद्र सरकार को और अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे किसको, राज्य सरकार को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सरकार के अंग, यानी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों के 3-3 अंग होते हैं। पहला अंग सरकार का है, जैसे मैं सरकार की बात करूं कि सरकार का अंग है, पहला है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, यानी इसको बोलते हैं अपन क्या, संसद बोलते हैं, ठीक है। संसद 2 सदनों से मिलकर के बनता है, एक तो लोकसभा है और दूसरा सदन इसका होता है कौन सा, राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद दूसरा अंग है कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में अपन पढ़ते हैं किसको, नंबर 1 तो राष्ट्रपति को, दूसरा अपन पढ़ते हैं प्रधानमंत्री को, तीसरे नंबर पे अपन पढ़ते हैं मंत्री परिषद, उपराष्ट्रपति भी इसमें आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इनको मिला के क्या बनती है, कार्यपालिका। उसके बाद सरकार का तीसरा अंग हो जाता है आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका में अपन पढ़ते हैं किस चीज को, न्यायपालिका में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले बड़े स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरे नंबर पे अपन पढ़ते हैं प्रत्येक, ये तो केंद्र दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय, पूरे देश का एक न्यायालय है, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक राज्यों के अंदर अलग अलग न्यायालय, जिसको बोलते हैं अपन उच्च न्यायालय। और तीसरे स्तर के ऊपर न्यायालय जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं, तहसील स्तर के ऊपर या जिला स्तर पर होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो व्यवस्थापिका पहला अंग है, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। जो आपकी ये व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का काम है देश में कानून निर्माण का। व्यवस्थापिका क्या काम करती है, देश में कानून निर्माण यानी कानून बनाने का कार्य करती है। दूसरे नंबर पे कार्यपालिका करती है उन कानूनों को लागू, देश में कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। और न्यायपालिका करवाती है उन कानूनों की पालना देश में,
ये 3 अंग है सरकार के और तीनों अंगों के अलग अलग नाम हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है देश में कानून बनाना, राज्य का काम है राज्य कार्यपालिका का उन्हें लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानूनों की पालना करवाना। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्लास में। ठीक है, अब व्यवस्थापिका में अपन पढ़ते हैं किसको, व्यवस्थापिका का दूसरा नाम संसद है। इसमें अपन पढ़ते हैं तो लोकसभा को, एक पढ़ते हैं किसको, राज्यसभा को। इसमें आप राष्ट्रपति को भी पढ़ सकते हो, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ पर भी होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी होता है। इसे प्रश्न आ गया संसद किसे कहते हैं, व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, तो आप बताओगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के संसद का गठन किया जाता है। कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को मिलाकर के कार्यपालिका का गठन किया जाता है। और न्यायपालिका का गठन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों को मिलाकर के क्या किया जाता है, न्यायपालिका का गठन किया जाता है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ये पहली चीज समझनी है कि व्यवस्थापिका में हम किन चीजों को पढ़ते हैं, कार्यपालिका में किन को पढ़ते हैं, न्यायपालिका में किन को पढ़ते हैं। ये तो इस पार्ट में लागू हो रहा है केंद्र सरकार में। अगर यही पार्ट आप आगे पढ़ोगे, जब नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ोगे उसमें सिर्फ केंद्र की जगह शब्द चेंज होगा राज्य सरकार, वहां पर भी राज्य सरकार की ये 3 ही अंग है। यहाँ पे व्यवस्थापिका के पहले, कार्यपालिका के पहले और न्यायपालिका के पहले आप शब्द लगा सकते हो क्या, केंद्र। ये होगी केंद्रीय व्यवस्थापिका, ये केंद्रीय कार्यपालिका, ये केंद्रीय न्यायपालिका। और इस पार्ट के ये नाम क्या हो जाएंगे, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम उतारना है, इसको समझना है अच्छी तरह से। अब अपन बात करते हैं इसकी, पहले इस व्यवस्थापिका को पढ़ेंगे, फिर अपन कार्यपालिका को पढ़ेंगे, फिर बाद में अपन न्यायपालिका को पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका यानी कि अभी मैंने सरकार के आपको 3 अंग बताए थे, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। दूसरे नंबर 1 है आपकी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, संसद। क्या बताया, संसद। इसका गठन कैसे होता है, प्रश्न आपके बनता है संसद के गठन को समझो। ठीक है, तो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक व्यवस्थापिका का गठन किया गया है। ठीक है, इसके 2 सदन होंगे, 2 सदन होंगे, एक लोकसभा कहलाएगा और दूसरा राज्यसभा कहलाएगा। ठीक है, इसका कार्य होगा देश में कानून का निर्माण करना। ठीक है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के संसद का गठन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद का गठन या व्यवस्थापिका का गठन किया जाता है, जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के संसद का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो राष्ट्रपति होगा इसमें, वो संवैधानिक प्रधान होगा। क्या होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है, यानी कई बार प्रश्न आ जाता है कि संसद किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का संयुक्त नाम ही क्या है, संसद। ठीक है, तीनों को मिलाकर के संसद बनाई गई है। अब इसमें अपन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे संसद के सदन कितने हैं, सदन 2 है संसद के। सबसे पहला है लोकसभा,
तो अपन सबसे पहले लोकसभा को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा सदन इसका कौन सा है? राज्यसभा। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। गठन तो दोनों का पढ़ना है आपको, लोकसभा का गठन पढ़ोगे और फिर बाद में राज्यसभा का गठन पढ़ोगे। दोनों का गठन समझते हैं क्या हो गया? संसद। 3 प्रश्न इसमें तैयार हो गए, आपको ध्यान रखना। संसद के गठन को समझाओ, एक प्रश्न तो ये, एक लोकसभा के गठन को समझाओ और एक हो गया राज्यसभा के गठन को समझाओ। 3 प्रश्न है, एक ही जगह में आपको समझा रहा, ठीक है। अब लोकसभा, लोकसभा को सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लोकसभा जो है वो संसद का क्या है? संसद का प्रथम सदन है। ये प्रथम है तो ये कौन सा है? द्वितीय सदन। ये संसद का कौन सा सदन है? दूसरा सदन। यानी लोकसभा संसद का प्रथम सदन है और राज्यसभा अंतर भी दोनों में साथ देख लेना। चौथा प्रश्न एक और बन रहा है यहाँ पे। पहला प्रश्न व्यवस्थापिका के गठन को समझाओ, दूसरा लोकसभा के गठन को समझाओ, तीसरा क्वेश्चन राज्यसभा के गठन को समझाओ, चौथा प्रश्न है अंतर। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर भी साथ में चल रहा है। तो लोकसभा क्या है? संसद का प्रथम सदन है और ये है संसद का दूसरा सदन, ठीक है। दूसरी बात ये कि लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। ये क्या है? निम्न सदन। और ये हो गया क्या? उच्च सदन। तीसरी बात कि संसद, इसको कहते हैं लोकप्रिय सदन। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन, जबकि राज्यसभा को लोकप्रिय सदन नहीं कहा जाता है। अब कई बार यहाँ पे आ जाता है कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? लोक और लोक, लोक लोक दोनों लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय किसे कहते हैं? लोकसभा को। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए जनता लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सक्रिय रहती है, जबकि राज्यसभा के चुनाव में सक्रिय नहीं रहती है। प्रश्न आपको बनता है कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, या फिर प्रश्न आ गया कि लोकप्रिय सदन किसको क्यों कहा जाता है। तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब नंबर 4, सदस्य संख्या। अब यहां से आपका शुरू हो जाता है लोकसभा का गठन, ठीक है। ये 3 बातें आपने लिखी। चौथी है सदस्यों की संख्या, यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, पहले शुरू में जैसे मान लीजिए 500 तय की गई थी। पहले कितनी थी? 500। लेकिन 1987 में गोवा, दमन और दीव राज्यों का नया गठन हुआ, तो नए राज्य बढ़ने के कारण 1987 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई 552। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। अब 552 कहां से आएगी, ये समझने वाली बात है। यानी 552 का अगर हम डिवाइडेशन करें तो ये बनती है आपके 230, 13 और 2, यानी 552 में से 530 सदस्य तो होते हैं जनता द्वारा निर्वाचित, यानी इनका चुनाव कौन करती है? जनता। 13 सदस्य, 13 जो है वो है केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित, और 2 सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। कई बार प्रश्न आता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 2 सदस्य। ये कौन होते हैं? ये होते हैं आंग्ल भारतीय, इनका प्रतिनिधि होता है ना। यानी फिर से देखो, लोकसभा में सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 500 थी, लेकिन दमन, दीव और गोवा नए राज्यों का गठन हुआ 1987 में, तो ये सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितनी हो गई? अधिकतम
552 हो गई। ठीक है, 552 में से 530 सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 13 सदस्य जो है 20 है 13 है 20 होंगे, सॉरी 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनता निर्वाचित करेगी। ये भी निर्वाचित होते हैं, लेकिन केंद्र शासित जो 8 केंद्र शासित राज्य है ना उनमें से निर्वाचित होंगे, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा निर्वाचित होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 530 प्लस 20 प्लस 2 बराबर हो गए कितने, 552 हो गए। लेकिन अभी 552 नहीं है, अभी कितने हैं, 545 है। अब 545 यानी कितने कम हो गए, 7 कम हो गए। कम कितने हुए, 7। ये 7 कहाँ कम होंगे, ये यहाँ कम होंगे 7। अगर आपको ये पूछा जाए कि वर्तमान में 545 सदस्यों का गठन कैसे हुआ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कैसे 530 सदस्य तो जनता के द्वारा विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे, और 20 की जगह कितने हो जाएंगे, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। मिलकर कितने हो गए, 545 हो गए। तो ये है सदस्यों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं निर्वाचन की। 5वां पॉइंट क्या आएगा, इधर लिख देता हूं मैं, निर्वाचन यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी आपको लिखना होगा कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब जिन सदस्यों की आयु, वे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है वो अपना वोट लेकर के लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। छठा पॉइंट आपके इसमें आ जाता है योग्यताएं, यानी लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता क्या है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सदस्य की योग्यता क्या है, नंबर 1 भारत का नागरिक हो। पहली सब में ये आएगी, किसी की भी योग्यता पूछे तो सबसे पहले ये आती है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी, किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद का मतलब क्या हो गया, यानी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है योग्यता में वो 4 नंबर पे आती है आपकी, यानी लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपके लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सदस्यों की योग्यता। भारत का नागरिक हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में लाभ के पद पर न हो, न्यायालय के द्वारा कोई पागल या दिवालिया घोषित न ठहराया हुआ हो, और कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। नंबर 7 नंबर पे अपन है बात करें कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल, यानी वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है, लोकसभा कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है, 5 वर्ष के लिए। लेकिन क्या है, लोकसभा अस्थायी है, अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा को उसके कार्यकाल 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर या प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। ऐसा 9 बार हो चुका है,
लोकसभा कितनी बार भंग हो चुकी है? 9 बार। अगर मान लीजिए कि लोकसभा अपना विश्वास मत खो दे, ठीक है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह दे कि भाई मुझे लोकसभा भंग करवानी है, तो वो चाहता, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसलिए क्या है, ये एक अस्थायी सदन है। कई बार प्रश्न आता है कि लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल, निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये एक अस्थायी सदन है क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति से 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है, और ऐसा 9 बार हो चुका है। उसके बाद नंबर 8, अधिवेशन। अधिवेशन का अर्थ होता है सत्र, यानी बैठक। यानी लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है, कौन उसकी अध्यक्षता करता है और कौन उनको समाप्त करता है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और उसको स्थगित भी कौन करता है? स्थगित भी राष्ट्रपति करता है। बुलाता भी राष्ट्रपति है, उसको स्थगित भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। और लोकसभा की 2 बैठक होती है, तो उसमें 6 महीने का अंतर होना चाहिए। यानी 2 बैठकों में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज लोकसभा की बैठक हो गई, तो 6 महीने के बाद होनी चाहिए। अगर 6 महीने तक लोकसभा की बैठक नहीं होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं पदाधिकारी। नंबर 9 पे क्या है? पदाधिकारी। यानी लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है लोकसभा अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ये भी प्रश्न आता है आगे। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में, कौन से अनुच्छेद? 93। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा खुद ही, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। ये 545 सदस्य मिलकर के स्वयं ही एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? निर्वाचित 545 सदस्य में से एक। यानी लोकसभा के सदस्य स्वयं अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है। और एक उपाध्यक्ष भी ये खुद ही चुन लेते हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य स्वयं ही या खुद ही अपने लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है। कई बार, एक बार बोर्ड में आपके क्वेश्चन आया था कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो लोकसभा और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है यदि लोकसभा के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सूचना दी जानी चाहिए। यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया है अविश्वास। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है। तो पदाधिकारी 2 है, लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य स्वयं ही अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा के सदस्य जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए इनको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे अध्यक्ष के कार्य। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताओ। तो लोकसभा अध्यक्ष अभी जैसे वर्तमान में ओम
ओम बिड़ला है क्या है, ऐसे कुछ नाम करके वर्तमान में, है ना। तो अध्यक्ष का कार्य क्या है, वही काम है जो एक क्लास में टीचर का काम है। भाई जैसे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, टीचर आता है तो सबसे पहले टीचर का काम होगा क्लास में जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको शांत करना। दूसरा, अनुशासन बनाना, बच्चे को बोलने की अनुमति देना है, किसी को बिठाने की अनुमति देना है। यानी जो काम एक टीचर का होता है वही कार्य लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या है। सबसे पहला तो आप लिख सकते हो, अध्यक्ष लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। नंबर 2, वह सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखता है। नंबर 3, लोकसभा की समस्त गतिविधियों का संचालन वही करता है, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों में, लोकसभा में जितने भी 545 सदस्य हैं उनके बीच वाद विवाद करवाता है और वाद विवाद का समय भी तय करता है। इसके अलावा सदन की कुछ समितियों का सभापति भी होता है, जैसे प्रवर समिति, है ना। इसके अलावा अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यानी लोकसभा में धन विधेयक रखा जाता है ना, वो धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है। इसके अलावा टाई मत, निर्णायक मत जिसको बोलते हैं, वो मत देने का काम भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो ये है आपके लोकसभा का गठन की प्रक्रिया। तो लोकसभा के गठन की प्रक्रिया अगर आपके समझ में आ जाती है और ये पॉइंट आप याद रखते हो, तो अगला जो प्रश्न आपके राज्यसभा का आएगा ना, वो राज्यसभा का सेम टू सेम यही है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा। तो लोकसभा के गठन को एक बार मैं पुनः शॉर्ट में बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। लोकसभा में सबसे पहले ये संसद का प्रथम सदन है, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। इसके सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन बोलते हैं। सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में अभी अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, जिसमें से 530 निर्वाचित, 20 केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचित करते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। वर्तमान में ये 545 है, जिसमें से 530 + 13 + 2 ये बनेंगे। इसके अलावा अपन बात करें नंबर 2 पे, तो 5 नंबर पे निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। सदस्यों की योग्यता, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। इसके अलावा एक है, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष पहले भी उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशन बुलाना और स्थगित करने का काम राष्ट्रपति का ही होता है। फिर है पदाधिकारी, इसमें एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।